इंडिया में 6 नए रिएक्टर्स पे काम हो रहा है। अच्छा, उससे 4.8 गीगावाट की उनको मिलेगी। अच्छा, तुर्की जो है, जो अभी ज़ीरो है उनकी न्यूक्लियर है, लेकिन वो 4 रिएक्टर्स पे काम कर रहा है 4.5 गीगावाट पे। रशिया में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम हो रहा है, जिससे वो 5 गीगावाट की नई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, दुनिया भर में आजकल एनर्जी को लेकर काफ़ी बहसो मुबाहिसा शामिल है, जिसमें एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर बात की जाती है। कौन सी एनर्जी क्लीन है, कौन सी एनर्जी सेफ है, सोर्स से पैदा की गई एनर्जी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो हम आज की गुफ्तगू में स्पेसिफिकली न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि साउथ एशियन रीजन्स में क्या ट्रेंड्स हैं इस वक्त और ग्लोबली एनर्जी सोर्सेज के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू में हम मुख्तार साहब को वेलकम करते हैं। मुख्तार साहब वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा मुख्तार साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी सवाल से करेंगे कि पूरी दुनिया में ही डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी बनाने के ऊपर बातचीत होती है और न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक क्लीन एनर्जी का सोर्स समझा जाता है। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, वो क्यों है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हम नुकसानात भी इसको अगर सम अप करना चाहें? देखिए, जब भी कोई मुल्क फैसला करता है कि हम जो है एनर्जी किस सोर्स से पैदा करें, तो उसमें 3-4 कंसिड्रेशंस मेन होती हैं। नंबर 1 कि किस ज़रिए से सस्ती एनर्जी बनाई जा सकती है। नंबर 2 कि कितनी आसानी से वो दस्तयाब है वो सोर्स। तीसरी बात ये है कि उसमें आप सिक्योरिटी के पहलू को भी सामने रखते हैं। ये नहीं हो कि कल को मुश्किल आए और कोई सप्लाई लाइन आपकी डिसरप्ट हो जाए। और फिर एक चौथी चीज़ जिस पे अभी आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो ज़्यादा बढ़ी है, वो ये है कि क्लीन सोर्स हो। तो अब आप देखें तो अगर आप फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बना रहे हो, तो फॉसिल फ्यूल्स हर मुल्क में तो नहीं होते। तो वो तो मिडल ईस्टर्न मुल्क हैं या फिर रशिया है, वेनेजुएला है, तो इस तरह के कुछ मुल्क हैं, वहाँ से आती है। तो अगर आप उस पर इन्हिसार कर रहे होंगे तो फिर आपको एक तो ये देखना है कि वो तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। फिर वो सप्लाई लाइंस हैं, कभी बीच में कोई मसला हो जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, उधर कोई जंग वगैरह छिड़ जाए तो फिर क्या मसला होगा। अभी देखें वेनेजुएला पे अमेरिका ने जो किया है, पहले उसका ब्लॉकेट सा किया हुआ था, तो उसके असरात होते हैं। तो मुल्क एक ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा सारा इन्हिसार फॉसिल फ्यूल्स पे है तो इसके नतीजे में एक तो प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, दूसरे डिस्ट्रप्शंस पॉसिबली हो सकती हैं, और फिर ज़ाहिर है कि उसका धुआं वगैरह भी होता है, तो उसको नुकसान होता है माहौल को। तो फॉसिल फ्यूल के हवाले से आम तौर पे जब मुल्क सोचते हैं तो ये उनकी कंसिड्रेशंस होती हैं। हाइडल जब बनाते हैं तो हाइडल डैम्स वगैरह से बिजली बनती है। अच्छा, हाइडल के हर जगह, हर मुल्क में उसकी लोकेशंस भी नहीं होती हैं। कुछ मुल्कों में उसके ज़ाहिर अच्छी साइट्स होती हैं, कुछ मुल्कों में नहीं होती हैं। पाकिस्तान में जैसे उसकी अच्छी साइट्स मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं, नेपाल भूटान में मौजूद हैं, लेकिन कई मुल्क होंगे जहाँ पे हाइडल की साइट्स ही नहीं होंगी। बांग्लादेश में हाइडल का पोटेंशियल तकरीबन ना होने के बराबर है। फिर उसके भी एनवायरनमेंटल इफेक्ट्स भी हैं, अगरचे उसके कुछ इजाफी फ़ायदे भी हैं, चूँकि उससे पानी स्टोरेज हो जाता है और उससे आप पानी दे सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर कोयला है, कोयला के भी उसी तरह के मसाइल हैं कि अगर आपके अपना डोमेस्टिक सोर्सेज नहीं है और आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। लोकल और डोमेस्टिक भी अगर हैं तो उसकी फिर उसकी एक्सकेवेशन, उसकी माइनिंग, उस पर ख़र्चा भी आता है और उसकी फिर एनवायरनमेंटल कास्ट भी हैं। तो कोल का इस हवाले से मसला है। अच्छा, जब आप न्यूक्लियर की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियर का ये है कि उसके लिए आपको कोई फ्यूल चाहिए होता है, लेकिन वो अगर आपके मुल्क में यूरेनियम वगैरह मौजूद है या आप दुनिया के किसी ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा हैं कि आपको फ्यूल मिल जाए, तो फिर उसका धुआं शुआं तो कोई नहीं है। वो क्लीन एनर्जी है और उससे चीप एनर्जी भी बनाई जा सकती है और वो 24 घंटे चलता है। बीच में हो सकता है साल में 2 महीने आपको बंद रखना पड़े, लेकिन जब वो चल रहा है तो 24 घंटे चल रहा है। अच्छा, वो उसके मुकाबले में जैसे सोलर है, तो सोलर दिन में 4-6-8 घंटे दे रहा है बिजली, 12 घंटे दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन या कहाँ पे आप लोकेटेड हैं। विंड भी इसी तरह से है, कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही है। तो जो बेस लोड के लिए या तो आपको ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो प्लांट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर लगा सकते हैं। लेकिन हाइडल भी, वो जब गर्मियों में बारिशें शारिशें हो रही हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, मानसून में, तो भाई डैम भरे हुए हैं तो बिजली ज़्यादा बनती है। और जब सर्दियाँ हैं, जब वो पानी आना बंद हो गया है, तो फिर आप उसको वैसे भी आपको थोड़ा वो करना पड़ता है कि कब एग्रीकल्चर की नीड है तो पानी आप रिलीज़ करते हैं, जब एग्रीकल्चर की नीड है पानी रिलीज़ करते हैं तो बिजली बन जाती है, और जब एग्रीकल्चर की नीड नहीं है तो आपने स्टोर किया हुआ है तो उस वक्त तो बिजली नहीं बन रही, तो उस वक्त कैसे पूरी करें।
और फिर जो अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी वो टारगेट सेट किए गए हैं, तो अभी दुनिया में ज़ाहिर है एक टारगेट तो ये सेट किया गया है, सारी दुनिया का टारगेट ये है कि हमने 2050 तक नेट ज़ीरो जो है ना वो टारगेट अचीव करना है। तो अगर 2050 तक नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है तो कैसे अचीव होगा? तो क्या सिर्फ सोलर से अचीव हो सकता है, क्या सिर्फ हाइडल से या स्मॉल हाइडल से या विंड से अचीव हो सकता है? तो वो तो मुश्किल लग रहा है। तो उसके हवाले से जो भी टारगेट बनाए गए हैं, जैसे इंडिया ने 2070 का टारगेट सेट किया है, पाकिस्तान ने 2050 का किया हुआ है। अच्छा, ग्लोबल टारगेट भी 2050 का है, क्योंकि वो अलाइंड है पेरिस एग्रीमेंट से, कि जिसमें यह है कि हमने कैप करनी है जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्री इंडस्ट्रियल एज थी उसके ऊपर। तो उसके अचीव करने के लिए इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही कि और क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि हम न्यूक्लियर की तरफ वापस जाएं। क्योंकि पहले तो न्यूक्लियर की तरफ इतना रुझान नहीं था, बल्कि बहुत स्ट्रांग एंटी न्यूक्लियर लॉबीज थी। तो अब एक तो उसका प्रेशर है कि नेट ज़ीरो कैसे अचीव करें, हम स्मॉग के मसले को कैसे डील करें, एयर क्वालिटी को कैसे ठीक करें, और दूसरी तरफ वो जो डिस्ट्रप्शंस हैं फॉसिल फ्यूल्स की। लेकिन अभी पिछले साल 2 सालों में कितनी बड़ी डिस्ट्रप्शन हुई हैं। अभी रिसेंटली वेनेजुएला की, ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उस वक्त एक बड़ा ख़तरा था, कीमतें बढ़ी भी कुछ अर्से के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या होगा। यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप सारा उसका मसला हुआ। जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो उसका बड़ा नुकसान हुआ है कि जब एनर्जी कास्ट ऊपर गई हैं तो जर्मनी चूँकि बहुत मैन्युफैक्चरिंग उसकी वो है, उसकी मेन स्टे वो है, तो उससे उसको नुकसान हुआ। तो अब उस वजह से भी अब यूरोप में भी लोग कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ वापस जाएं, क्योंकि उनका फिर फिजाइल मटेरियल की ट्रांसपोर्ट निस्बतन आसान होती है, बजाय इसके कि बड़े बड़े टैंकर जहाज़ों से समुद्रों से गुजर के आ रहे हों। तो अब वो उस तरफ एक रुझान हम देख रहे हैं। इस ज़माने में, इस दौरान में कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हुई हैं, तो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव की गई है, तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि जी ये सेफ़ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी शकूक का शिकार हैं कि भाई ये ना हो कि इसके नतीजे में हमको बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। अभी देखो ना, यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो महाज जंग के काफ़ी करीब था, और एक वक्त में बड़ा ख़तरा हो गया था कि इसका क्या बनेगा। पहले चेरनोबिल वाला वाक़या हो चुका है, जापान में हो चुका है, कई और जगहों से। और अगर इसके आप रिएक्टर्स लगाए चले जाते हैं तो फिर ज़ाहिर फिजाइल मटीरियल की मूवमेंट भी बढ़ रही होगी। अभी अगर वो कुछ जगहों पे रिएक्टर्स हैं तो फिर और अगर सैकड़ों और लगा लेते हैं तो हर जगह पे फिर सेफ्टी मुहैया करना, सिक्योरिटी मुहैया करना कि फिजाइल मटीरियल आगे पीछे ना हो, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हों, ज़ाहिर है वो मुश्किल है। अगर जैसे हवाले से एक IAEA का सिस्टम मौजूद है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, कि वो सेफ गार्ड्स वगैरह और सर्टिफाई वगैरह करते हैं, मुल्कों के अंदर भी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन रिस्क उसके मौजूद हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरफ ट्रेंड अब बढ़ रहा है, तो और तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मुमताज़ साहब हम एक ओवरऑल स्नैपशॉट लेना चाहें कि क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, तो उसके ऊपर अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें जो दुनिया में ट्रेंड्स हैं, एक तो ये है कि इस वक्त वो एस्टिमेट्स ये हैं जो वर्ल्ड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो 2050 तक डबल हो जाएगी। अच्छा, तो जो है उसमें ये कह रहे हैं कि ये 561 से लेकर 992 गीगावाट तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर इससे पैदा होगी। तो एक तो ये बड़ी बात है कि आप अब आज हम अगर 26 में हैं तो 50 तक ये डबल होने का। अच्छा, ये भी एस्टिमेट है, ये भी हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आगे देखिए ना मुल्क कैसे इस तरफ जाते हैं, अगर स्पीड अप हो जाता है तो ये अभी की एक तरह से जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, जो स्पीड पेस है, उसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि ये 9 मतलब लो साइड पे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 561, हायर साइड पे लगाएं तो 992 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना, कि जो 19 नवंबर 2025 तक जो तकरीबन 416 के करीब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं, और उससे 376.3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पैदा हो रही है। मतलब अगर जो हायर साइड का एस्टिमेट है ना 2050 का, अगर वो 992 का है तो मतलब ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो हायर साइड वाला अचीव हुआ ना तो एग्जिस्टिंग पे वो डबल से भी ज़्यादा अचीव होगी। ट्रू। हाँ जी, लेकिन मिनिमम ये है कि डबल हो जाएगी। तो एक तो ये है। उसमें देखें जो एग्जिस्टिंग ये है कि USA लीड कर रहा है।
यूएसए में जो यही जो नवंबर लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स हैं, नहीं बल्कि 2024 तक के हैं कि 94 रिएक्टर्स वहाँ पे बिजली बना रहे हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वो कोई है 9695 मेगावाट की, और जिससे वो कोई 781.9 टेरावाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा उन्होंने की 2024 में। अच्छा, चाइना दूसरे नंबर पे है, बल्कि चाइना और फ्रांस तकरीबन बराबर बराबर हैं। चाइना जो है उधर 57 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं और कोई 417.5 टेरावाट आवर उन्होंने बिजली पैदा की है 2024 में। फ्रांस जो है वो उधर भी 57 रिएक्टर्स हैं, उन्होंने कोई 63 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है, तकरीबन 67% नीड जो फ्रांस की पूरी है वो इससे पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर से। लेकिन और जो मुल्क इसमें अभी काफ़ी आगे हैं, जैसे स्लोवेकिया है, स्लोवेकिया भी 60% से ज़्यादा बिजली वो न्यूक्लियर से पैदा करता है। हंगरी कोई 47% के करीब न्यूक्लियर से पैदा करता है। फिनलैंड 39% के करीब न्यूक्लियर से पैदा करता है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में कोई 63 नए रिएक्टर्स हैं जिस पे काम हो रहा है, और अगर वो जब मुकम्मल हो जाते हैं, ग्रिड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनसे 66.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी एडिशनल ऐड हो जाएगी। अच्छा, फिर ये है कि जो सिर्फ 2024-25 में है, जो नए जो रिएक्टर्स ऐड हुए हैं उसमें एक तो यूएई ने, अब देखें यूएई अगरचे पेट्रोलियम रिच है लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने उन्होंने एक इस 24-25 में उनका जो रिएक्टर है जो 1310 मेगावाट का है वो उनका ऑपरेशनल हुआ है। और वो यही है कि भाई एक तो वो भी अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि ऑयल रिजर्व्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं या इसकी डिस्ट्रप्शन आ जाती हैं, हम बाहर बेच नहीं सकते, या फिर क्लीन एयर, और तो वो डाइवर्सिफाई करने की तरफ, इवन ऑयल रिच कंट्रीज भी डाइवर्सिफाई करने की तरफ जब जाते हैं तो उनको जो दूसरा ऑप्शन नज़र आता है ना वायबल, उसमें या तो न्यूक्लियर है या फिर यही है कि वो सोलर और विंड की तरफ। क्योंकि काफ़ी सारे मिडिल ईस्टर्न मुल्कों में वो डेजर्ट वगैरह है, वहाँ पे हाइडल की साइट्स तो उतनी है नहीं है पोटेंशियल वाली। अच्छा, फिर इसी तरह से फ्रांस ने जो है वो 1000 मेगावाट का एक और ऐड किया है। जो इसके अलावा यूएसए उसने कोई 1117 मेगावाट का एक और प्लांट ऐड किया है, रिएक्टर। इंडिया ने 2 ऐड किए हैं, हर एक की कैपेसिटी जो है ना वो 630 मेगावाट है, मतलब 630 मेगावाट के 2 ऐड करके उन्होंने एक तरह से 1260 मेगावाट ऐड किया है। इंडिया का तो काफ़ी वो एम्बिशन भी है कि वो हम इसको 100 गीगावाट तक हम लेके जाना है। चाइना ने भी इसी तरह से 2 नए ऐड किए हैं, जिनमें 1000 मेगावाट का है और एक 1126 मेगावाट का है। तो जो ट्रेंड्स में हम देखते हैं तो एक ही अहम बात है कि नए ऐड किए गए हैं और फ्यूचर के प्लान्स भी हैं। फिर ये है कि और कंट्रीज़ जो पहले न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ नहीं जिनका रुझान था वो इसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, जैसे अफ्रीका में अभी तक सिर्फ एक मुल्क है, सारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक मुल्क है साउथ अफ्रीका जिसके पास 2 रिएक्टर्स हैं, लेकिन अभी और मुल्क इस तरफ सोच रहे हैं। तो वो इस तरफ, जैसे कीनिया है तो कीनिया शायद जल्दी इसकी तरफ चला जाए। तो अभी जो साउथ अफ्रीका है वो अपनी एनर्जी का कोई जो है उसके 2 रिएक्टर्स हैं, तो 1.9 गीगावाट जो है वो उससे पैदा कर रहे हैं, जो उनके 3.9% है उनकी टोटल उसकी कैपेसिटी का। इजिप्ट अभी 4 रिएक्टर्स पे काम कर रहा है, मतलब उस पर अभी वो ऑनलाइन नहीं आए, लेकिन वो अगर जब आ जाएंगे तो वो 4.4 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो इससे पैदा कर रहे होंगे। तो इजिप्ट उसमें आ रहा है, बांग्लादेश में इस पे काम हो रहा है, ये नया, इसमें पहले इनके पास 0 न्यूक्लियर एनर्जी है अभी, लेकिन ये 2 रिएक्टर्स पे काम कर रहा है, जिससे 2.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलेगी। इंडिया में 6 नए रिएक्टर्स पे काम हो रहा है, अच्छा, उससे 4.8 गीगावाट की उनको मिलेगी। अच्छा, तुर्की जो है जो अभी 0 है उनकी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी, लेकिन वो 4 रिएक्टर्स पे काम कर रहा है, तो 4.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी। यूक्रेन में भी 2, हालांकि जंग में है, लेकिन 2 प्लांट्स पे उनका काम हो रहा है, वो स्लो हो रहा होगा लेकिन चल रहा है। रशिया में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम हो रहा है, जिससे वो 5 गीगावाट की नई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि, और इसके अलावा यहाँ पे एक ये भी हो रहा है कि जो नॉन इलेक्ट्रिक यूज़, आमतौर पे तो न्यूक्लियर से आप करते हैं ना कि उससे ज़ाहिर वो हीट वगैरह जब फिशन का अमल होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं
बिजली में। लेकिन अब वहाँ पे कुछ इस तरफ भी एक ट्रेंड है जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट उससे हीटिंग का काम ले लें। तो जैसे हीटिंग की नीड होती है, इंडस्ट्री के अंदर भी वास्ता तो उसकी नीड होती है। वो होता है ना कि पहले आप फिशन का अमल करके उसको हीट में कन्वर्ट करें, हीट से बिजली बनाएं, फिर बिजली से आप इंडस्ट्री को दें, और बिजली उधर अगर हीटिंग की ज़रूरत है तो फिर हीटिंग हो। तो अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं कि भाई बजाय इसके कि डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया जाए। तो इसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं। तो ये हम ग्लोबल ट्रेंड्स दुनिया में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जियो पॉलिटिक्स का मसला मज़ीद ख़राब होता है, और जैसे ये अभी हमने देखा है कि वेनेजुएला वगैरह का या मिडल ईस्ट में मसाइल बढ़ते हैं, तो फिर जब लोग मुल्क जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे सोचेंगे ना, तो उस पे उनके पास फिर जो बेस लोड के ऑप्शन हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी होगा। लेकिन एज सिविल सोसाइटी जो शहरी हैं उनको इस पर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये ना हो कि हम कोई दुनिया में इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स जगह जगह पे लगा दें कि फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो। तो इसका एक बड़ा रिस्क ये है, क्योंकि ताबकारी का अखराज कैन बी डिवास्टेटिंग। बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अब ट्रेंड्स की बात कर रहे थे तो आपने इंडिया की तो यहाँ पे बात की। इंडिया अपने नए 6 रिएक्टर्स भी लगा रहा है और किसी हद तक तो पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, और क्या इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है इस मामले में? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल में 6 हैं शायद जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, कुछ पे मजीद काम हो रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कोई 17 से 18% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी वो न्यूक्लियर से बना रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान का हाइडल और न्यूक्लियर देखें और फिर उसका विंड और जो सोलर है वो देखें, तो पाकिस्तान एक्चुअली काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है टुवर्ड्स इट्स नेट ज़ीरो एम्बिशन ना। हम अगर साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम सोलर पावर प्लांट्स पे भी हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी 17-18% न्यूक्लियर से बना रहा है, हाइडल हमारा उसका शेयर भी काफ़ी है। तो अगर हम तवज्जो दें, अब मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या न्यूक्लियर ही एक बेहतर ऑप्शन है आगे बढ़ने वाला। आइडियली तो सोलर और विंड की तरफ जाना चाहिए, चूँकि और या स्मॉल हाइड्रोस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर। एक्चुअली तो हमारी अप्रोच ही होनी चाहिए कि हम एक तरफ कंजर्व करें, जैसे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हों, इंडस्ट्री में भी एफिशिएंसी लाई जाए, अप्लायंसेस में भी एफिशिएंसी लाई जाए, और हमें ज़्यादा कैपेसिटी ऐड ना करनी पड़े। और अगर हम ज़्यादा कैपेसिटी ऐड करें तो वो प्राइमरली तो सोलर और विंड हो, चूँकि उसका कम अज़ कम ये हैज़र्ड नहीं है कि उसके ताबकारी खारिज होगी तो कोई लाखों लोगों की जानों को ख़तरा होगा। उसके माहौलियाती असरात ज़रूर हैं, लेकिन वो बहर रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब हर रोज़ सूरज ने निकलना है, हर रोज़ धूप आनी है, हवा ने हर रोज़ कुछ ना कुछ चलना है, थोड़ा या ज़्यादा। तो प्रेफरेंस तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन बेस लोड के हवाले से जो है वो पाकिस्तान ने भी कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं कि हम इसको जो है ना वो लेकर जाएंगे 2050 तक जो पाकिस्तान का टारगेट है वो है कि हम इसको 40,000 मेगावाट जो है ना वो न्यूक्लियर से बनाएंगे, और इंडिया 2047 तक 100 गीगावाट जो है वो इससे बनाना चाह रहा है। तो वो इसी वजह से इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसी वजह से इसका सोच रहा है कि एक तो क्लीन है, रिन्यूएबल ना भी सही, और फिर बेस लोड देता है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है इनके एस्टिमेट्स होंगे कि हमारी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि हमारी एनर्जी की नीड 2047 तक इंडिया की क्या होंगी और पाकिस्तान की 2050 तक क्या होंगी। तो पाकिस्तान का ये है कि 8,800 मेगावाट तक हम 2030 का हमने टारगेट रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक अचीव होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर भी पाकिस्तान का है वो काफ़ी साइजेबल है। अगर जो हमारा ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है पाकिस्तान पर कैपिटा वो कम है कंपेयर टू इंडिया रेट से, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है वो क्राइसिस में रही है और कोई इतनी है भी नहीं हमारी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस अभी तक। जो 3,530 का पाकिस्तान का पोटेंशियल है, पाकिस्तान की कैपेसिटी है। सही। अच्छा मुख्तार साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी क्या कोई रोल प्ले कर सकती है। एक तो पहले ये कि क्या इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म भी है कि वो ट्रांसपेरेंट हो कि जब कोई रिएक्टर्स लगते हैं तो उनकी कोई एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हों, आम लोगों को भी पता हो कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। एक तो वो किस तरह से देखते हैं, और दूसरा क्या सिविल सोसाइटी वाकई कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के तौर पे ऑपरेट कर सकती है? देखिए, सिविल सोसाइटी का एक रोल तो है, और वो है असल में एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के हवाले से और नेट ज़ीरो गोल्स के हवाले से। तो सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए कि हम नेट ज़ीरो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, और इस तरह से अचीव करें कि जो ट्रांजिशन है वो फेयर हो, वो जस्ट हो और सेफ हो। मतलब हम नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करते हुए कुछ ऐसा ना कर बैठें कि हम
ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि जिनके सेफ्टी हैजर्ड्स बहुत हों। तो लेकिन उस हवाले से सिविल सोसाइटी में ज़ाहिर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो होते नहीं है कि भाई मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है तो वो कितना सेफ़ है, लेकिन सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लेट से किसी आबादी के बहुत करीब लग रहा है तो सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए कि भाई इसका फिर रिस्क क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और आपने क्या इकदाम उठाए हैं, और हुकूमतों को चाहिए कि लोगों के सवालों का जवाब दें। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि बहरहाल एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इदारा मौजूद है और उसके एक गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और वो इंस्पेक्शंस वगैरह करते रहते हैं सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का। तो वो एक एक अच्छी बात है कि एक हुकूमतों के अलावा मतलब एक हुकूमतों का अपना सिस्टम है, उनकी भी एक रेगुलेटरी बॉडीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं, इंडिया में भी बनी हुई है, पाकिस्तान में भी, बाकी मुल्कों में भी। तो मतलब कुछ लोग हैं जो कुछ इदारे हैं जो प्रोजेक्ट्स बना और लगा रहे हैं, कुछ उसका रेगुलेशन कर रहे हैं और उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी देख रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। लेकिन मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी का रोल अहम है कि वो IAEA को भी इंगेज करे और हुकूमतों से भी सवाल पूछें और उनसे, और जो भी नए प्लांट्स लगने हों, नए रिएक्टर्स लगने हों, तो आवाम को बताया जाए कि ये हम इस वजह से लगा रहे हैं, इसकी ये रीज़न है और इसमें हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इस तरह से ख्याल रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ अब देखिए ना, पाकिस्तान अगर लगा रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो उसमें है ही, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी इंटरेस्ट है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग मुतासर नहीं होंगे, बल्कि जो भी इर्द गिर्द भी लोग रहते हैं वो मुतासर होंगे। एंड सेम फॉर इंडिया, मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने वो 100 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है तो उसमें एक तरह से हमारा भी इंटरेस्ट है कि देखें कि भाई ये स्टैंडर्ड्स इन्होंने मीट की हैं। और एक तो ये है ना कि रिएक्टर ठीक चलेगा, दूसरा ये है कि वो जो पूरी एक फिजाइल मटेरियल की एक मार्केट है कि ये ना हो कि फिजाइल मटेरियल इधर से उधर जाते हुए कहीं आगे पीछे हो जाए, उसकी वेस्ट भी बड़ी टॉक्सिक होती है, उसमें कोई मसला ना हो। तो एक इलेबोरेट आपको गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स चाहिए और उनकी इन्फोर्समेंट चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल जो मेरी तरह मेरे ख्याल में बाकी नाजरीन के ज़हनों में भी ज़रूर उभरेगा कि जिस तरह के ग्लोबल ट्रेंड अब वॉर के हवाले से देखते हैं, जब आपने यूक्रेन की भी बात की, पाकिस्तान और इंडिया में भी हम जब भी बॉर्डर पे हैं तो पिछले मई में भी एक वॉर हुई, इस तरह के हैज़र्ड्स भी बहरहाल मौजूद रहते हैं। और जब इतने रिएक्टर इतने बड़े पैमाने पे इंस्टॉल हो रहे हैं तो इस तरह का जब सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर आप उसको कैसे देखते हैं, सेफ्टी को, जो आसपास के लोग हैं या रिएक्टर्स की सेफ्टी है, तो उसका फिर क्या? देखिए, तरीक़ाकार तो मौजूद है। देखें ना, एक तो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो पता होता है, आपने डिक्लेयर किए होते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, उनको भी पता होता है। पाकिस्तान के सारे पड़ोसी मुल्कों को भी पता होगा कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन से हैं, या इंडिया के इसी तरह से। तो चूँकि अगर कोई जंग वगैरह भी होती है तो होना तो ये चाहिए, और यही रूल है, इंटरनेशनल लॉ है कि, और एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट नहीं करेगा। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो एक वो भी है एग्रीमेंट के, पाकिस्तान और इंडिया अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हर साल एक्सचेंज होता है कि इंफॉर्मेशन करके हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ किधर हैं, आपकी किधर हैं, ताकि अगेन कि उनको टारगेट ना किया जाए। अच्छा, लेकिन एक्सीडेंट का चांस तो मौजूद है, किसी वक्त भी गलती हो जाए, या कोई आपकी जो कहीं पे भी जो अगर 2 वारिंग पार्टीज़ हैं तो उनमें कोई पागल हो, वो जानबूझ उसको टारगेट कर दे, या कोई जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, मतलब अगरचे इन फैसिलिटीज़ की सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क तो होता है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप, कोई दाइश टाइप, कोई तारीक तालिबान पाकिस्तान टाइप, कोई इंडिया में जैसे नक्सलाइट्स हैं, या कोई मतलब कोई इस तरह की कोशिश करे, और तो वो भी एक रिस्क होता है। हादसा भी हो सकता है, तो कि कोई जनाब एनीथिंग तो इस वजह से मतलब जहाँ पे इक़दाम उठाए गए हैं, और इंटरनेशनल उसके लिए गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ उस पर क्लियर है, मुल्क आपस में भी इसकी ख्याल रखते हैं। प्रोफेशनल आर्मीज़ तो आमतौर पे उसकी केयर करती हैं, लेकिन रिस्क तो बहरहाल मौजूद होता है कि कोई वेपन मेल फंक्शन कर जाए। बिल्कुल, हाँ जी, इत्तेफाक अगरचे उसका रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी कोई वेपन मेल फंक्शन कर जाए और किसी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जा गिरे और उससे नुकसान हो जाए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको कैलकुलेट करना चाहिए, और मुल्क करते भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कभी भी ये तो मुमकिन नहीं होता कि आप अपने रिस्क को 0 पे ले आए, मतलब 100% एड्रेस कर लें, वो तो नहीं होता, कुछ तो रिस्क तो रहता ही है। लिहाजा जो एक तरह से पंच लाइन है वो यही है कि हम
एनर्जी हमारी इकॉनमी की ज़रूरत है, हमारे घरों की ज़रूरत है, हमारा लाइफस्टाइल उसके बगैर नहीं जो है वो सस्टेन होता। लेकिन हम आइडियली तो सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, सेफेस्ट ऑप्शन से फिर हम उस पर बिल्ड करें। सेफेस्ट ऑप्शन तो विंड, हाइडल, सोलर रिन्यूएबल है, हाइडल भी आखिर में आइडियली तो सोलर से अगर हम बना सकें, स्टोरेजेस मौजूद हों तो क्या ही अच्छा हो, और विंड से बना सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। और नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के क्या फ़वाइद हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एनर्जी डेफिनेटली एक ज़रूरत है, हर शहरी की, हर मुल्क की, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, लेकिन सेफेस्ट ऑप्शन ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर जहाँ पे भी इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद होते हैं तो वहाँ एक तरफ तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल लॉज मौजूद है, वहीं पे सर सिविल सोसाइटी का एक रोल हो सकता है कि वो उसको क्लोजली मॉनिटर करें और सवाल पूछे, जो मुख्तार साहब ने भी बात की। और दूसरा, एज अ शहरी हम एनर्जी सेव करने की तरफ भी ऐसे इकदाम हों, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी को सेव कर सकें। इसके साथ ही हमें आज की गुफ्तगू में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी इसी जैसे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।